राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। और अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके बारे में मतलब आपको ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बट ये है कि आपको इसका नॉलेज होना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है। ठीक है, तो मैं आपको फ़्लो चार्ट की फॉर्म में आज कराने वाली हूँ। तो आपको ना मतलब करना क्या है, आप ये फ़्लो चार्ट करके एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करिएगा और आपको डेफिनेटली एक भी लाइन ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ नहीं आएगी। बट फॉर द नोट्स पर्पज़ अगर हम फ़्लो चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में अपना जो कंटेंट है वो बनाते हैं या लिखते हैं, तो उसका फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हम रिवाइज़ करते टाइम उसको बहुत बहुत ईजीली रिवाइज़ कर पाते हैं। तो रिविज़न के लिए ये आपके बेस्ट नोट्स रहेंगे, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैटर के बारे में मैं आपको फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम काइंड ऑफ वॉल्यूम that is matter, right? Like this pen, this paper or this board or anything, the notebook you are writing on, ठीक है ना। तो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी मैटर है। अब क्या बात है, बात यह है कि मैटर की स्टेट होती है नॉर्मली स्टेट कि भाई जैसे मैटर है, अब ये क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है ना। इस तरीके से और किस चीज़ को, लाइक पानी को, वाटर को हम क्या कहेंगे, मैटर बोलेंगे। तो क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो भी एक मैटर है, ठीक है ना, लेकिन वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हम बचपन से छोटे बच्चे थे तभी भी पढ़ते आए थे, तो वही एकदम बेसिक है दैट मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो 3 स्टेट्स में वो एग्जिस्ट करता है मेनली, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब क्या है, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, ठीक है। जैसे कि मार्कर आप लगा लीजिए या कोई बर्फ़ लगा लीजिए, जब आप मतलब आइस जो होती है जब आप देखते हो तो क्या होता है, जिस बर्तन में हमने उसको जमाया होता है एकदम उसका शेप ले लेता है, सो हैव अ डेफिनेट शेप। जिस बर्तन में आप उसको जमाओगे एकदम एग्जैक्टली वो उसका शेप बना लेगा। एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है जितना आपने, जैसे 1 लीटर डाला तो उसका वॉल्यूम कुछ इतना रहेगा, तो वो जो वॉल्यूम है उसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो फैलता नहीं है। अभी क्या है, लिक्विड की बात करें, लाइक आपने कहीं पे बर्फ़ गिरा दी, तो क्या जब तक वो आइस फॉर्म में है तब तक क्या वो फैलेगी, हाँ मैम तोड़ दो फैल जाएगी, बिना तोड़े की बात हो रही, ठीक है। इस तरीके से अब लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप उसका डेफिनेट नहीं होता। आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उसके जैसा ही शेप ले लेगा, ठीक है। आप कहोगे कि मैम आइस भी तो जिसके जैसा जिस कंटेनर में डालते हैं, लेकिन जब आप कंटेनर में डालो तो वो लिक्विड ही होता है। शेप लेने के बाद जब वो आइस बन गया ना, अब आइस बनने के बाद आप उसको किसी और बड़े कंटेनर या किसी नॉर्मल कंटेनर में डालो, क्या उसका शेप चेंज होगा, नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये। अब क्या है, गैशियस। गैशियस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि आप इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े स्पेस में कहीं पर भी गैस डाल दो वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो कैसा भी शेप और कितना भी ये वॉल्यूम ले सकती है, इसका कोई भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। मतलब वो ये कि जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा ये फैलेगा, ठीक है। जाकिर खान की कॉमेडी से हम सुनते हैं, है ना, लोग होते हैं कुछ ऐसे, जितना उनको हवा दो उतना ज़्यादा वो लोग फैलते हैं, ठीक है ना। जितना उनको मतलब प्रायोरिटी दो उतना फैलेंगे। तो इससे बेटर है क्या, नॉर्मल रहने दो सबको, बहुत ज़्यादा फैलने का मौका नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस, केमिस्ट्री में आप रियल लाइफ केमिस्ट्री भी सीख जाओगे। चलिए, अभी क्या है, ऑल्सो ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि जब आप सॉलिड है कोई भी चीज़ उसको हीट करते हो, लेट इट बी आइस, अगर आप आइस को हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हो मैम, फ्रीजर में रख दो। सिमिलरली हमने क्या किया, इसको कूल डाउन किया। अब आपको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या करा जाएगा, हीट करा जाएगा, है। चाय बनाते हैं हम या फिर पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, हम उसको हीट देते हैं और वो क्या हो जाता है, वाटर वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो क्या गैसेस वो बन जाता है, और जब आप गैस को कूल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो मैटर हैं, मैटर को अगर हम बल्क वे में सोचें, ठीक है ना, इन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल में अगर आप उसको सोचोगे तो मैटर के कितने टाइप होंगे, ठीक है। मैटर को
हम किस किस में डिवाइड करते हैं। जब मैं इसको रब करके अच्छे से बनाती हूँ इसको, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक लेवल बोले तो जैसे कि जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो एट अ मॉलिक्यूल लेवल, ठीक है ना। अभी क्या है, कौन सा लेवल है ये आपका, बल्क लेवल, या फिर आप इसको मैक्रोस्कोपिक, दो चीज़ें होती है ना, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही विजिबली देख पाएंगे, विजिबल होंगे मतलब जो, और एक होता है आपके पास मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है ना, जो आप नॉर्मली जैसे कि आप ये मार्कर देख पा रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से चीज़ें। अब क्या है गाइस, देखो आप इसको किस किस पार्ट में डिवाइड करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करोगे। वन इन मिक्सचर, अनदर वन इज प्योर सब्सटेंसेस। ओके, चलिए अब क्या है गाइस, मिक्सचर्स की अब हम बात करते हैं अगर, तो मिक्सचर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। देखिए मिक्सचर्स हमारे पास हो सकते हैं 2 टाइप के, वन इज़ होमोजीनियस and another one is heterogeneous. Homogeneous, it's gonna be the heterogeneous, ठीक है ना। ये दोनों आपके पास क्या है, मिक्सचर्स हैं। अब क्या करना है आपको, ओके अब बात आ जाती है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की। वैसे आप थोड़ा सा मतलब वही है यार, अगर आप अच्छे हो याद करने में तो बेस्ट है, तब तो आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत है नहीं। बट अगर आपको थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे होता है कि हम याद सी नहीं होती, तो जिनको याद हो भी जाते हैं वो भी फ्लो चार्ट ही बना लो। देखो क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, आर दोज मिक्सचर्स विच आर कम्प्लीटली सॉल्यूबल, ठीक है ना, जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है ना। जैसा इधर है वैसा इधर हो, जैसा इधर है वैसा ही इधर हो, ठीक है ना। देखो अभी तो क्या है, एक बात तो ये क्या होने चाहिए, कम्प्लीटली सॉल्यूबल जो हो जाते हैं, एंड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट, ठीक है। अब और क्या बोल सकते हैं हम इनके बारे में, इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आ जाएगा एक तो शुगर सॉल्यूशन, आपने पानी में चीनी घोल दी, एंड अनदर वन इज़ एयर। मैम ये क्या बात है, एयर को आप कैसे होमोजीनियस बोल सकते हो, कहीं से तो ये पॉल्यूटेड होती है, कहीं से पॉल्यूटेड नहीं होती। हम इन जनरल बात करें स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम बात करते हैं कि एयर में कॉम्पोजिशन फिक्स होता है चीज़ों का, बिल्कुल फिक्स होता है। आपको पता है कि एयर में कितने % नाइट्रोजन होते हैं, कितने % ऑक्सीजन होती है, कितने % अदर गैसेस होती हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको पता हैं। ओके, तो जब वो चीज़ें फिक्स हैं मतलब एयर क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। अगर आप उनका कहीं पे भी, आप एयर का कहीं पर भी क्या निकालोगे, कॉम्पोजिशन निकालोगे, तो मोटा मोटा सा इन जनरल आपको फिक्स परसेंटेज, जैसे फिक्स रेशियो ऑफ, मतलब फिक्स रेशियो ऑफ किसका मिलेगा, ऑल द गैसेस का फिक्स रेशियो मिलेगा। लाइक नाइट्रोजन अगर आपकी 71% रफली अगर होती है तो उतनी ही होगी, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से शुगर सॉल्यूशन, आपने पानी में चीनी घोल दिया, ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर वाला पानी आपको मीठा लगेगा, नीचे वाला पानी आपको मीठा लगेगा। मैम अगर सही से नहीं घुलती तो ऐसे हो जाता है कि लास्ट में हमें मीठा लगता है, ऊपर से मीठा नहीं लगता है। हाँ वो अगर वो आपकी मिस्टेक है कि आपने सही से नहीं घोली। अगर आप अच्छे से सॉल्यूशन बना रहे हो शुगर सॉल्यूशन, तो आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन क्या दिखाई, मतलब क्या फील होगा, पूरा का पूरा सेम मीठा फील होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई नीचे वाला ज़्यादा मीठा है ऊपर वाला कम मीठा है, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, थ्रू आउट क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इनकी हुई। अब बात हो जाती है हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। सबसे पहली बात क्या नहीं होंगे, ये कम्प्लीटली सोल्यूबल ये आपके होंगे नहीं। इनमें क्या होएगा, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आपकी होती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जैसे कि देखो आप ऐसे लगा सकते हो, मान लो कि आपने कोई भी दाल ली, अब उसमें क्या आएगी, अब उसमें कुछ ना कुछ कंकड़ या फिर
मतलब कुछ भी डर्ट ऐसे आ सकती है ना, तो क्या होता है कि पल्सेस के साथ डर्ट भी होती है बहुत बार। तो ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाई जितनी दालें हैं उतने ही ज़्यादा उसमें डर्ट है, नहीं, उसे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रेन्स में भी डर्ट आपको मिलेगा, पर्ल्स और ग्रेन आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस में उन दोनों में आपको क्या दिखाई देगा, ऐसे डर्ट दिखाई देगा। ऑल्सो एक एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं इसका, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ओके हाँ, सॉल्ट एंड शुगर ले सकते हो आप, सॉल्ट प्लस शुगर का मिक्सचर ले लो। मैम ये कैसे, यार आप खुद सोच कर देखो, क्या शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है, जो शुगर का वो जो पार्टिकल होता है छोटा सा, क्या वो और सॉल्ट के पार्टिकल में कोई डिफरेंस समझ आता है? हाँ जी बिल्कुल समझ आता है। अगर शुगर का पार्टिकल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है तो सॉल्ट का आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला सा होता है, एकदम डॉट डॉट जैसा, बट शुगर जो होती है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है। आई नो बहुत बड़ी तो नहीं होती जितनी मैंने दिखा दी, बट थोड़ी सी बड़ी तो होती है कि भाई, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जब आप शुगर में सॉल्ट को मिक्स करोगे, क्या लगता है आपको, मैम 1 किलो चीनी लो, 1 किलो नमक लो, हो गया इवनली स्प्रेड। आपको सच में लगता है कि 1 किलो नमक में भी उतने ही पार्टिकल्स आते होंगे जितने 1 किलो चीनी में? अगर लगता है तो एक बार ना देख लेना, जाओ शॉप पे जाना और देखना कि भाई 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक में क्या सेम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप उनको मिला दोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होगा कि दैट दे आर इवनली स्प्रेड और दे आर यूनिफॉर्म इन द कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो डरने का तो नहीं ही है, एकदम सिंपल से आपको ये याद हो गया है। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट के तरीके से ही जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस आपके क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में आपके पास आ जाते हैं गाइस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्या आएंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मैम नाम से तो ये सारे की चीज़ें ना सुनी सुनी ही लगती हैं, हाँ जी ये सुना सुना ही है। अब देखो क्या है मैम, ऐसा क्या फ़र्क है मिक्सचर्स में और कंपाउंड्स में कि मिक्सचर्स को हम अलग में रख रहे हो और प्योर सब्सटेंसेस को बोल रहे हो भाई ये प्योर है, मतलब मैम ये इम्प्योर है। देखा ना आपने, मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है कि भाई वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होगा, तो हाउ इट कुड बी प्योर, राइट। समझ रहे हो ना, जब वो मिक्सचर ही होगा तो वो प्योर कैसे होगा। अब देखो अब बात क्या है, अब जो कंपाउंड है मैम उसमें भी तो मिक्सचर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक कंपाउंड का नाम दूँ CO2 H2, इस तरीके से आपके पास कंपाउंड है। अब आप देखो कि मैम हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, तो हमने मान लिया कि H, तो ये तो दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम मॉलिक्यूल हो गए, तो ठीक है आप इसको प्योर बोल सकते हो। बट व्हाट अबाउट द CO2 में तो जो कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, इस तरीके से है, तो मतलब ये तो क्या हो गए मैम, फिर ये भी मिक्सचर में आना चाहिए था, है ना। हम सोच सकते हैं ऐसा, पर ये मिक्सचर में नहीं आता है स्टूडेंट्स। क्यों, ये प्योर सब्सटेंस में आता है एंड कंपाउंड्स में आता है। क्यों, क्योंकि इसका रेशियो क्या है, फिक्स है। ये क्या है, हमेशा कहीं पे भी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जब आप उसका रेशियो देखोगे तो देन यू विल फाइंड आउट दैट हमेशा कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 ही रहता है। सो बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता ना दुनिया की सारी कार्बन दुनिया की सारी ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाना चाहते हैं, नहीं। ऐसे ही वाटर का देख लो आप, है ना, वाटर को भी हम कंपाउंड में, वाटर इज ए कंपाउंड में उसको मेंशन करते हैं, लेकिन स्टिल क्या होता है, देखो अगर आप हाइड्रोजन को लोगे तो हाइड्रोजन गैस है, उसको वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से बर्न करती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन करती है कि भैया वो तो कंबशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, ठीक है ना, मतलब वो तो जलाने में बहुत मदद करेगी। लेकिन अब जो बना क्या, वाटर, फिक्स कॉम्पोजिशन में जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आए तब उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, दैट इज़ द वाटर। अब जो वाटर बना आपके पास, उसने क्या किया, अब वो तो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है ना, उसको तो मतलब देखो हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन मदद करता है जलाने में, और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने का काम करते हैं। बताओ अब कैसे बताओगे, ठीक है मैम, ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, एग्जैक्टली वो भी करती है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी फॉल्ट होता है तो भी हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही यूज़ करते होगी, तब पानी यूज़ करेंगे तो हो गया भाई फिर तो, है ना।
एकदम फट्टे हो जाएंगे फिर तो। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ ताकि आपको फ्लो चार्ट भी बहुत क्लियरली समझ आए। और बाकी ये आप अच्छे से ना मतलब छोटा छोटा ही नोट्स बनाना, मैंने बोली बहुत लंबे चौड़े बनाना, ये तो आपका दिखाई नहीं देगा इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो मैंने देखो फ्लो चार्ट जो अब हमारा ये था, जो ये होमोजीनियस हेटेरोजेनियस वाला है, मैंने इतने से पेज पे बनाया हुआ है एकदम छोटा छोटा लिख के, ठीक है ना, ताकि आप जितने भी शॉर्ट नोट्स लिखो, अगर आपको नहीं दिख रहा है इन केस, ठीक है ना, तो अगर आप जितना भी छोटा लिखो, लेकिन क्या है आपको समझ आना चाहिए आपकी राइटिंग है, पड़ोसी को समझाना ही नहीं है। और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना गाइस, ऐसे मत है ना कि मैम से ऐसे बोलेंगे मैम नोट्स दे दो, मैम नोट्स दे देंगी। यार देखो मैं मुझे नोट्स देने में ना कोई ज़्यादा खास दिक्कत है नहीं एक्चुअली, ठीक है यार ले लो क्या ही हो जाएगा। बट बात क्या है, जब मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ और जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना तो आपकी मेमोरी में भी बहुत ज़्यादा सेट रहता है। ऑल्सो आपका लिखा हुआ ना आपको याद होगा, हाँ मैंने ना लिखा था ऐसे ऐसे। अब मैम का लिखा हुआ आप पढ़ते हो ना तो आपको इतना भी क्लियर वो जो चीज़ें होती हैं ना कि जो आप समझ के करके और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो लिख के उसको हाईलाइट करते चलते हो, तो वो एक डिफरेंट काइंड का वाइब होता है, ठीक है ना, वो एक डिफरेंट काइंड का वाइब देता है आपको। सो उस वाइब के लिए चीज़ों को और लॉन्ग स्टिक करने के लिए अपने ब्रेन में आप मस्ट अपने नोट्स बनाइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे ये प्योर सब्सटेंसेस। व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड। हाँ जी, तो देखिए अब क्या बात है, मिक्सचर से मैं आपको इनका सेपरेशन बताना भूल गई। जो मिक्सचर होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, सिंपली बहुत सारे फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, हैंड पिकिंग हो सकता है, डिस्टिलेशन हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन हो सकता है। ये सारे मेथड्स अगर आपको नहीं आते हैं इनमें से कुछ तो आपको पता चल जाएंगे, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास क्या है कि भाई आप इनको सेपरेट कैसे कर सकते हो, किसको, मिक्सचर को प्योर सब्सटेंसेस से। तो उसका एक पॉइंट बनेगा ये भी कि इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से, मतलब इन सभी मेथड से हैंड पिकिंग, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। और प्योर सब्सटेंसेस को हम नॉर्मली फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उनके लिए हमको केमिकल रिएक्शंस कराकर ही देखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे अभी इसका एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जो हमने देखा था ना, जैसे डर्ट इन राइस मान लीजिए, तो आप जब चावल हम बनाते हैं उससे पहले हम उनको साफ़ करते हैं, ठीक है, तो हम वो डर्ट इजीली हैंड पिकिंग से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एग्जांपल इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। अब बात जाती है प्योर सब्सटेंसेस की। अब जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बताया, अब इनको आप कैसे रखेंगे, ठीक है, ये सब प्योर सब्सटेंसेस है, पर किस ग्रुप में कौन सा आएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं कंपाउंड की बात, सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं। इनका कॉम्पोजिशन क्या होएगा, फिक्स कॉम्पोजिशन होएगा, मैंडेटरी है, प्योर है मतलब फिक्स कॉम्पोजिशन। ऑल्सो आप इनको कैन नॉट सेपरेटेड, ऐसे लिख सकते हैं, कैन नॉट फिजिकली सेपरेटेड, ठीक है, या फिर कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मैथड्स, ठीक है। और क्या कर सकते हो, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शंस मस्ट इन्वॉल्व, ठीक है ना, ये आप इसमें लिखेंगे। और क्या है, बस यहाँ पे आप मेंशन कर लेना, सेपरेशन बाय केमिकल मेथड्स ओनली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल कॉपर, Ag, Au, सिल्वर, गोल्ड, है ना। और गैसेस भी ली थी H2O, NH3, इस तरीके से आपके पास हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि फिक्स ही होता है ना, उसमें भी C6H12 वो एकदम फिक्स रेशियो में होंगे। मैम ठीक है, ये तो आपने इन जनरल प्योर सब्सटेंसेस बता दिए, लेकिन अब इनमें से आप किसको किस कैटेगरी में रखोगे, इधर दे आर कंपाउंड्स और दे आर एलिमेंट्स। तो देखो कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड में आपके पास आएंगे जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया। ऑल्सो मैं आपको इसका एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कंपाउंड्स का,
कि क्या होते हैं ये, डिफरेंट आइडेंटिटी शो करते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम से। फॉर एग्जांपल मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया, वाटर का एग्जांपल दिया था ना, तो यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, दैट प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो कंपाउंड्स में ही आप लिखना, वेट इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ एक बारी, प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया था वाटर का एग्जांपल। अगर आप वाटर के एलिमेंट्स को देखना चाहोगे तो वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, इस तरीके से बनता है आपका। अब क्या है, 2H है ना, तो 2H2O बन जाएगा यहाँ पे आपका। चलिए क्या है गाइज, आपको इसमें फिक्स रेशियो में लेना होता है 2:1 में। ऑल्सो क्या है, हाइड्रोजन बर्न करता है ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ कंबशन, ठीक है, और वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। ओके गाइज, आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा हो। ठीक है, ओके, और क्या बताना था, ऑफ साउंड यहाँ पे आप लिख सकते हो, बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है ना, और ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर, ठीक है, फॉर कंबशन। राइटिंग थोड़ा ऐसे ही आ रही, नीचे लिख रहा है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एक बार चेक करते हैं गाइस, आपको सच में नीचे से भी दिख भी रहा है या फिर आपका बोर्ड ब्लर आ रहा है, क्या हो रहा है। O2 तक दिख रहा है ना, वाटर तो नहीं दिख रहा। थोड़ा सा नीचे इसको कर लेते हैं, हो गया ना, हाँ जी हो गया। चलो अब कंटिन्यू करते हैं हमारा, गंदा ही लिख दिया यार, दोबारा लिख देते हैं यार, ठीक है, इसको आप खुद से लिख लेना। हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड, ऑक्सीजन सपोर्टेड इन कंबशन, सपोर्ट फॉर कंबशन ऐसे सकते हो, सपोर्टर ऑफ कंबशन, एंड वाटर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसको आप अलग से बॉक्स बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई है ना कंपाउंड्स की, इसका एक्सप्लेनेशन था। एग्जाम्पल में आप वाटर, अमोनिया, CO2 इस तरीके से ले सकते हो। अब बात होती है एलिमेंट की। एलिमेंट में क्या होता है गाइस, पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में अब आपके पास क्या हो सकता है, पार्टिकल्स, इसमें आपके पास हो सकते हैं एटम्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स भी हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब बात हो रही है कि एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। तो देखो यार, एटम क्या है, जो मैंने आपको ये ऊपर बता रखे हैं, कॉपर, Ag, Au, ठीक है ना, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। और क्या है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स में आपके पास हो जाएंगे जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, यहाँ सोडियम भी लिख सकते हो आप। अब देखो, जो कंपाउंड आपने लिए थे वो क्या थे, उसमें 2 डिफरेंट काइंड के एटम्स ने मिलके बनाया था कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, लाइक कुछ गैसेस क्या होती हैं या कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली अपनी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड अपना लोनली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। बट कुछ इन्वायरमेंट में सोलो फॉर्म में, लाइक हाइड्रोजन कभी भी H प्रेजेंट नहीं होता, ऑक्सीजन कभी भी O एज ऑक्सीजन O एटम प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में नेचर प्रेजेंट होता है, डैट इज O2H2, एंड नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए क्या होता है गाइस, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल मतलब सिर्फ O एग्जिस्ट नहीं कर सकता, O2 एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ N एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, N2 एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल की कैटेगरी में इनको रख देते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट आपका रह गया, ये हो गया, ये हो गया। इनका कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, फिक्स्ड रेशियो।
फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो होता है इनका, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड एंड डेफिनेट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड्स, ठीक है। फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियोज, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन दैट इज़ 1:2 एग्जिस्ट होता है हमेशा, ठीक है गाइस। समझी गए हो, समझी गई गोपी बहू, ठीक है। चलो अच्छी बात है गाइस, आई होप आपको ये समझ आया हो और आपको ये बहुत इजी लगे अब फ्लो चार्ट के साथ। आई नो जब हम लोग समझते हैं ना, समझाते हैं आपको, तब क्या होता है हमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल बेसिक इसके बारे में भी नहीं पता है। बट क्योंकि अब क्या है, अब आप समझ चुके हो, तो एक ना बहुत अच्छा टिप है, इवन एक ये जैम है, जैम, ठीक है। जैम क्या है आपका, ये हिडन जैम या गोल्डन जैम। एक्चुअल में ऑफकोर्स आपको सब लोग बोलते हैं कि पढ़ लो यार पढ़ लो, पर कैसे पढ़ना है ये कम लोग बताते हैं, नहीं ही बताते, ठीक है। वो सिखाते नहीं, स्कूल हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे पढ़ो। तो चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो देखो यार, आपको करना क्या है, ये टिप आप यूज़ करें, आप वॉट एवर यू आर स्टडिंग इन योर लाइफ टाइम, ठीक है। क्या करो, अब आपने जैसे नोट्स बनाए हैं ना, ये एग्जैक्टली अभी के अभी, ये नहीं कि हाँ नोटबुक बंद कर दी, चलो क्लास ओवर अब सो जाते हैं, या फिर अब ये कर लेते हैं, चलो अभी घूम के आते हैं, चलो सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है सब कुछ कर लेना। पर जब आपने मान लो कि आपने 45 मिनट्स की 30 मिनट्स की, चलो 20 मिनट्स की भी क्लास ली है या 1 आवर की भी क्लास ली है, जब आपने अपना 1 घंटा दे दिया है तो उसको अब 10 से 15 मिनट देने में मत चूकना। और ऊपर से ये जो फ्लो चार्ट है ये तो आपको 10-15 मिनट भी नहीं लेगा, हार्डली मैक्स टू मैक्स आपको 7 to 10 मिनट्स इसमें लगने वाले हैं गाइज। इसको रिविजन करो, अभी के अभी पढ़ो, जब क्लास में कराया है उसके जस्ट बाद अगर आप पढ़ोगे ना, आपका ब्रेन क्या होगा, उन चीज़ों को ऐसे सम अप कर लेगा कि हाँ आपने एक बार पढ़ के उसको रिवाइज भी कर लिया। तो जब नेक्स्ट टाइम आप उसको पढ़ोगे तो आपको क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आप देखोगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहने लग गई, ग्रैब होने लग गई। दिस इज अ टिप, ठीक है। क्या टिप है, 1 रिविजन, टेक 1 रिविजन जस्ट आफ्टर क्लास। बादल बना लो इसमें अच्छे से पेन से, है ना। 2 पेन यूज़ करते होगे जो भी, 20 पेन तो करना मत यार यूज़, ऐसा ना हो पेन से सुंदर सुंदर लिखने में भी लगे रहो। बट क्या है, इसको स्टार कर लेना कि एटलीस्ट टेक 1 रिविजन जस्ट आफ्टर द क्लास। उसके बाद बेशक नोटबुक बंद करके कहीं भी चले जाओ, सोशल मीडिया चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राई करना, हिडन जैम है, थैंक मी लेटर। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड उनको हम मेज़र कैसे करते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है और मैं आपको बहुत 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 ही नॉर्मल तरीके से समझाऊंगी, आपको प्यार हो जाएगा इस मेथड से। क्योंकि यार देखो मैं बताती हूँ, जैसे अब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह चैप्टर्स होते हैं ना, उनमें आपको ना यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लाइक अगर आप प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा कर आए हो तो आपको पता चलेगा, न्यूमेरिकल दे रखा होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, आप पुट करोगे, आप सही आंसर निकालोगे, फिर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जो गलत होगा उसके लिए सही क्या है वो सही हम करेंगे आज। बट उससे पहले अभी जो हमने प्रीवियसली हमने लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, उसके लिए एक विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ, जिससे कि आपको क्या पता चल जाए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो देखो उसी में बनाना है, अदरवाइज आपकी बुक में भी बना हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी तो क्योंकि पढ़ते ही हो आप लोग, है ना। देखो जैसे अगर हम पहले बात करते हैं एटम की, जैसे एटम क्या हो गया आपके पास, मान लो कि सोडियम का एटम हो गया, ठीक है ना, सोडियम, या फिर कॉपर हो गया। एलिमेंट्स में मतलब मान लो ये Ag हो गया, ये मान लो A हो गया, हो सकता है इनका साइज़ क्या हो, छोटा बड़ा हो। और तो क्या है, मान लो H एटम हो गया, H एटम सबसे छोटा होएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल की बात करेंगे अगर, अब आप कहोगे मैम H एटम तो होता ही नहीं, होता है भाई, पर वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक H2 गैस। अब H2 गैस की अगर आप बात करें तो क्या होगा, ये देखो, ये एक H एटम है और यहाँ पे आपका दूसरा H एटम है,
ठीक है, इन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। गॉट इट। चलिए इस तरीके से क्या है, जब एक H और एक H मिला तो उन्होंने क्या बनाया, दिस वन। इस तरीके से जब आपके पास एक O एंड दूसरा O मिलेगा तो क्या बनाएगा ये, O2। ठीक है ना। इसी तरीके से अब अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड में मैंने आपको क्या बताया था, CO2, अमोनिया, ये सब चीज़ें। तो अगर हम CO2 की बात करते हैं तो देखो सेंट्रल एटम होगा C, ठीक है, उसके पास क्या होंगे 2, एक यहाँ पे हो। अच्छा चलो डिफरेंट पेन से बना देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो। ऑल्सो क्या है, CO2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो लीनियर का मतलब आप इसको कैसे बनाओगे कि इफ़ दिस इज़ कार्बन, सो उसका जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो क्या हो जाएगा, ये एक ऑक्सीजन एंड ये दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या है, ये तो लीनियर था, ठीक है, 180 डिग्री पे। तो अभी क्या हो जाएगा, जैसे उसकी बात करते हैं हम, अमोनिया की बात करें, वाटर की बात कर लेते हैं। अमोनिया अभी आपको थोड़ा सा शेप डिफरेंट आ जाएगी उसकी। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरीके से होता है मेनली। अगर आप इसके लोन पेयर भी देखोगे तो ये क्यों बना रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये जो हाइड्रोजन है, जैसे आप बोलोगे मैम ऐसे क्यों नहीं बना रहे, ये भी बन गया लीनियर, इसको भी ऐसे बना दो। पर नहीं, ये लीनियर नहीं होता गाइस। ये क्या होता है, आपके पास वाटर में लोन पेयर होते हैं और ये जो लोन पेयर होते हैं ये रिपल्शन करते हैं इनको, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका एंगल छोटा हो जाता है, ठीक है। जब वो छोटा हो जाता है, स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी कि भाई इस तरीके से आप, ये ऑक्सीजन है आपके पास अगर, तो ऑक्सीजन के इधर एक हाइड्रोजन और इधर ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से। हर बार लोन पेयर भी नहीं दिखाते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एकदम लीनियरली रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये है आपका एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स का थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बाकी तो ये हम पढ़ेंगे ही। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात आ जाए या कोई भी चैप्टर आ जाए इसमें, तो हम एटम मॉलिक्यूल की तो बात करते चलेंगे, तो तभी साथ साथ समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पे, जिन पे हम आ गए थे। तो देखो यार, 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी मैम? देखो, एक तो आप फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर पा रहे थे, मतलब एक तो ही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और एक हुई केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात ये आ जाती है कि मैम इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब देखो मैं क्या कहूँगी, सब चीज़ों को ना उनके नाम से ही याद करते चलो। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है, फिज़िक। मैम अब ये क्या है? अब जैसे कि आप हो, आप किसी प्लांट को देख रहे हो, ठीक है, तो आप उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आराम से देख सकते हो बिना उसका कुछ भी छेड़े। ठीक है, आप देख सकते हो कि वो बहुत लंबा पेड़ है या वो छोटा सा पौधा है। आप देख सकते हो उसकी पत्तियां ग्रीन कलर की हैं या फिर वो रेड कलर की हो गई हैं, उनमें कोई डिजीज़ हो गई है या वो कीड़ा लग गया उन पर कुछ। आप आराम से देख सकते हो वो अच्छे से हेल्दीली फल फूल रहा है या वो बेचारा ऐसे सुकड़ू सा हो गया है। आप एकदम इजीली बता सकते हो मिट्टी को देख के, अरे मिट्टी सूख गई है तो पानी नहीं दे रखा। ठीक है, प्लांट की हालत ख़राब है, प्लांट की हालत ठीक है। फिजिक इज़ दैट थिंग। फ्रूट्स आए हुए हैं, फ्लावर्स आए हुए हैं, क्या फेज चला हुआ है, पॉलिनेशन होएगा अभी, ठीक है, एंथर, स्टिग्मा वगैरह सब कुछ आप इजीली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फिजिक। सो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें आपको कुछ भी चेंज ना करना पड़े। आप इजीली उसका ऑर्डर, उसको खुशबू ले सकते हो आप। हाँ, ओह दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, व्हाट अ फ्रेग्रेंस, लाइक फ्लावर्स वगैरह की। या फिर क्या आपने कभी भी जैसे मिंट लीव्स, पुदीना की लीव्स जब अभी भी आप तोड़ोगे, आपके हाथों में इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है ना यार। धनिया जब आप तोड़ते हो आप उसको सूंघ के बता सकते हो। सो दिस इज़ द फिजिक। ओके, तो क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ऑर्डर्स में, मतलब एक सेकेंड रुको मैं बताती हूँ आपको क्या क्या होता है। कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो विदाउट चेंजिंग कॉम्पोजिशन और आइडेंटिटी, लिख लो, विदाउट चेंजिंग कॉम्पोजिशन और आइडेंटिटी, जिनको आप क्या कर पाओ, मेज़र कर पाओ। मेजर्ड विदाउट चेंजिंग
उनकी कॉम्पोजिशन और आइडेंटिटी को, ठीक है। अब क्या है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल में मैंने आपको बताया, जैसे इनका ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, या फिर हम क्या ले सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी, बेसिसिटी, नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी ना। ओके, कलर एंड डेंसिटी। ओके, इनका कलर आप देख सकते हो और इनका डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम रेशियो बता सकते हो कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाए बिना। एक बार चेक करते हैं आपको दिखाई दे रहा है या फ़ोन ओवरहीट की वजह से बंद हो गया है। चल रहा है, चल रहा है। एक बार बोर्ड भी देख लें, आपको सही से दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ना अभी अगर आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किए हैं ना, तो थोड़े दिनों में आप कर लोगे और आपको सच में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। मुझे इन जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज़ गंदी लगती थी। क्यों? टीचर कोई भी आपको एक अननोन सा सॉल्ट दे देता था, सारे ऑलमोस्ट वाइट कलर के दिखेंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाइट या फिर ऐसे वाइट एंड वाइट, ठीक है, सफ़ेद कलर का कंपाउंड, जस्ट लाइक खांड जैसे होती है ना, ऐसे दे देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा कंपाउंड है। लगे रहो भैया रिएक्शंस कराने में, अब एलई प्रिपेयर करो, अब इसका टेस्ट कराओ, अब ये टेस्ट नहीं हुआ, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करवाओ, ठीक है, ये सब टेस्ट वेस्ट कराते थे। अब इतने मुश्किल नहीं है क्योंकि यार अब समझ आ जाते हैं, तब समझ नहीं आते थे क्योंकि एक आधी भी क्लास मिस हो जाती थी तो ऐसे हो जाता था कि तब इतना इंटरनेट यूट्यूब वगैरह था नहीं, ठीक है, कि हम उधर से देख लें। इतना एजुकेशन ऑनलाइन नहीं था, जियो भी नहीं था, ठीक है। मेरे 12th के टाइम पे तो 12th के आफ्टर 12th आया था जियो, ठीक है। चलो अब इस शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, तो मेजर्ड विदाउट चेंजिंग, लेकिन ये कैसे मेज़र करी जाती थी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनको आप चेंज ही करके देखोगे, ठीक है, आप इनको चेंज करके देखोगे तब आपको पता चलेगा, केमिकल रिएक्शंस इन पे परफॉर्म करके देखोगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो मेजर्ड विद केमिकल चेंज टू अकर, इसमें होना ही चाहिए केमिकल चेंज टू अकर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, एसिडिटी, या वो बेसिक है तो बेसिसिटी, बेसिसिटी या फिर कंबस्टेबिलिटी, ठीक है, कंबशन उसका होता है नहीं होता है, ये वाली एबिलिटी। सो ये क्या है, केमिकल चेंज टू अकर वाली चीज़। चलिए अब क्या है आपके पास, एक तरीके की प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, फिज़िकल, केमिकल एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़। इधर लिख दूँ, मैम इतने अच्छे भले चार्ट का आप क्या बना देते हो। क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़। वैसे मुझे शायद याद है कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के बीच का डिफरेंस बताया था। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसमें हमें क्वांटिटी के बारे में बात करनी होती है, दैट इतने ग्राम, इतने किलो, इतने मिलीलीटर, इतना लीटर, ठीक है, इतने मीटर की लेंथ है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें क्वांटिटी में। क्वालिटी में हम क्या डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में उसका क्वालिटी एक्चुअल में है क्या। जैसे कि एक तो आपको ना बल्क में क्या बनाना हो, खाना बनाना हो, ठीक है, जैसे कि कुछ रेस्टोरेंट्स में बनता है बल्क में खाना, ले भैया इतने लोगों का खाना बनाना है, बनाओ भाई, हैं। अब आप ये नहीं देख रहे कि यार वो खाना एक्चुअल में खाने लायक भी है या नहीं, लोग उसे खा भी पा रहे हैं या नहीं, क्या उसे खा के वो हाइजीनिक है भी या नहीं, वो बीमार हो जा रहे हैं। सो खाना बल्क में बनाना, लाइक 100 लोगों का खाना बनाना है तो खाना बनाना इज़ क्वांटिटेटिव, बट वो खाने का आप क्या रख रहे हो, वो बंदे के लिए एक्चुअल में हाइजीन है, टेस्ट है उसका, हेल्दी है वो बंदे के लिए, या फिर उनको हेल्थ को नुकसान कर देगा, तो दैट इज़ द क्वालिटी। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम उनका जो मेजरमेंट है वो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ क्वांटिटी, या हम उसको किस तरीके से मेज़र करेंगे कि वो कितना है कितना नहीं है, ठीक है ना। चलो अब क्या है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी सिस्टम दिए गए थे, ठीक है, क्वांटिटेटिव सिस्टम दिए गए थे। कौन सा,
एक सेकेंड, नीचे आपको दिखाई देगा या मुझे इरेज करना पड़ेगा? लेट मी चेक वंस। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, मे भी थोड़ा सा मदद हो जाए आपकी। हाँ जी, हो जाएगा आप आराम से। भाई ऐसा मत करो। ठीक है डन। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि सबसे पहले तो एग्जांपल ही ले लो इसका, ताकि आप थोड़ा और अच्छे से रिलेट कर पाओ। एग्जांपल है इसका जैसे लेंथ, वॉल्यूम, ठीक है ना, साइज़, इस तरीके से ये सारी क्या है आपकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब क्या दिया गया था? एरिया। इसके लिए ना 2 सिस्टम दिए गए थे। सिस्टम मैम एवलिश यादव वाला सिस्टम है, सिस्टम मुझे बस इतना ही पता है यार, मैं बिग बॉस देखती नहीं हूँ, बट मुझे पता है ये थोड़ा सा ट्रेंड हुआ था इसीलिए। चलो व्हाटएवर। सिस्टम में अब क्या है इनका, एक तो था इंग्लिश सिस्टम और एक था मैट्रिक सिस्टम, ठीक है ना। तो इंग्लिश सिस्टम को तो पहले डिस्कार्ड कर देते हैं, हम फिरंगियों को देश से भगाने की फेवर में हैं। मैट्रिक्स वाला ठीक है भैया, इसको देखो ऐसा नहीं है कि इसको एकदम काट दिया गया, बट क्या है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैट्रिक जो सिस्टम होता है ना उसको प्रेफर करा जाता है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक है, सी है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको प्रेफर किया जाता है, इस सिस्टम को प्रेफर किया गया। इसमें हम क्या देखते हैं, यूनिट्स देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब क्या है, अभी उससे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में मैट्रिक सिस्टम की बात आई किधर से, मतलब क्या है ये। तो जैसे आपने एसआई यूनिट का नाम सुना होगा, एसआई यूनिट्स, ठीक है, कि भैया व्हाट इज़ द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वेट, ठीक है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास है। अभी वेट मास क्या है ये भी बता देंगे, टेंशन मत लो। अभी क्या है, बस मैं आपको बताती हूँ कि जो ये मैट्रिक सिस्टम है ना आपका, मैट्रिक सिस्टम, तो एसआई एक ब्रांच है जिसने क्या दिया था, इसके 7 यूनिट्स दी थी, 7 और 8, मे बी 8 थी क्या, 7 थी, 7 बेस यूनिट्स दी, बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बस 7 ही होती हैं, लेकिन ये कह रहे बाकी की ना आप इन 7 से डिराइव कर सकते हो। तो अब हम वो सब कुछ सीखने वाले हैं कि आप कौन कौन सी 7 यूनिट्स को इससे डिराइव कर सकते हो, मास और वेट के बीच का डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। तो ये सब अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो एसआई का मतलब क्या है, फुल फॉर्म द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। व्हाट इज एसआई? एसआई स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ऐसे में सोचना मैम ऐसा तो सिस्टम पहले आना चाहिए था, इंटरनेशनल बाद में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 7 बेस यूनिट इसने दी थी, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो बहुत अच्छे से, और आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहे हों। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कमेंट करें, और अगर आपको वैसे और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको स्टडीज़ में कोई दिक्कत आ रही है या आपको कुछ अच्छे से स्ट्रैटेजी पता नहीं चल रही है, तो आप ऑफ कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि मैं अगर आपकी मदद कर पाऊँ अपनी इस जर्नी में, अपनी इस यूट्यूब जर्नी में जो हम लोग साथ में तय कर रहे हैं, ठीक है। सो हैव अ वेरी नाइस डे एंड राधे राधे एवरीवन। आई होप आपका दिन मंगलमय हो।